नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द IAS हाउस में। PAPF AC की PYQ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 2024 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज का जो असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर है उसके मैथ्स एवं रीजनिंग के सवालों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और वन बाय वन सभी जो ईयर्स है, प्रीवियस ईयर्स है, उनके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हुए जा रहे हैं, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहले है ये क्वेश्चन सामने कि जब 1 प्लस फिर 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस फिर उसके बाद में कंटिन्यू है ये सीरीज प्लस 1 गुणा 2 गुणा 3 और फिर 500 तक इसको गुणा किया हुआ है, ठीक है। वो 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखो साथियों, आप इसको देख के घबराना नहीं है क्वेश्चन को। आप सिंपली एक बात देखिए कि ये जो सामने कंडीशन बन रही है इसमें कुछ ना कुछ आपको एक कॉन्सेप्ट नजर आ रहा होगा, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप भलीभांति रूप से इस चीज को देखिए। 1 गुणा 2 गुणा 3 को क्या लिख सकते हो आप सर? 3 फैक्टोरियल। 1 गुणा 2 को क्या लिख सकते हो आप सर? 2 फैक्टोरियल। वैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 और ये कंटिन्यू सीरीज चल रही है गुणा 500 तक, इसको क्या लिख सकते हो आप सर? 500 फैक्टोरियल। यानी आप इस चीज को अच्छे से समझ गए कि ये जो कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल पर आधारित है। डिवाइड किससे कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं 8 से, और 8 से डिवाइड करने पे शेषफल क्या होगा। अब एक चीज तो आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे 1 है फिर प्लस 1 गुणा 2 फिर प्लस 1 गुणा 2 गुणा 3, यानी सीरीज कौन सी बन रही है सर? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 500 फैक्टोरियल। यानी आपके पास में जो सीरीज बन रही है वो यही बन रही है, ठीक है सर। इसमें आप देखिए, यहां से देखिए आप 4 फैक्टोरियल से लगाकर 500 फैक्टोरियल तक आप जब भाग देंगे, यानी आप 4 फैक्टोरियल में भाग देंगे तो वो भी 8 से पूरी तरह विभाजित है। 5 फैक्टोरियल में भाग देंगे वो भी 8 से पूरी तरह विभाजित है, क्योंकि उसमें 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 आएगा। 4 फैक्टोरियल में 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 4 दूनी का 8, सही है। यानी 4 फैक्टोरियल से लेके 500 फैक्टोरियल तक जब हम 8 का भाग देंगे तो सभी में पूरा पूरा जाएगा। यानी यहां तो जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा? इस स्थिति में तो हमारे पास में शेषफल बचेगा सर 0, ठीक है सर। तो हमें देखना क्या रहा सर? हमें देखना सिर्फ इन 3 टर्म्स को रहा। इनको देख लेते हैं हम। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है सर 6, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 2 और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1। कितना हुआ टोटल सर? ये टोटल आया निकल के 9, और जब सब 9 में 8 का भाग दिया तो क्या शेष आया सर? 1 शेष निकल कर आया हमारे पास में। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1 शेषफल बचेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है, सिंपल आप बस उसकी अप्रोच जो है उसको पकड़ने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन टॉपिक का है सर्किल का, ठीक है। किसी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के 6वें भाग के बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिज्यीय खंड द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा, ठीक है। देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सबसे पहले देखो आपकी हाफ सर्किल का एरिया क्या होता है। तो आपको पता है कि ये फुल सर्किल है, ठीक है, और ये है आपके पास में हाफ सर्किल। तो हाफ सर्किल का एरिया होता है साथियों पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि फुल सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है हाफ सर्किल का एरिया। उसने बोला है अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के 6वें भाग, 6वें भाग का मतलब इसका जो है अपने को 1/6 लेना है। यानी आपके पास क्या वैल्यू निकल के आई सर? हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई पाई आर स्क्वायर बटा 12, ठीक है। यानी ये जो एरिया आपके पास में निकल के आया है ना पाई आर स्क्वायर बटा 12, ऐसे एरिया का जो त्रिज्यीय खंड, त्रिज्यीय खंड से मतलब होता है त्रिज्या से बना हुआ एक जो है खंड या त्रिज्या से बना हुआ एक हिस्सा, अर्थात ये जैसे सर्किल है इसका ये सेंटर है, ठीक है। तो यहां से आपने ये खींचा, ये क्या है? रेडियस है, ठीक है। आपने यहां से ये खींचा तो ये क्या है? ये भी रेडियस है। इन दोनों रेडियस जो है, यानी रेडियस एक ही है, लेकिन जब इस सेंटर से यहां पे डाला अपन ने तो भी रेडियस, सेंटर से यहां पे डाला तो भी रेडियस। तो ये जो बीच का हिस्सा बना है, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? इसको बोलते हैं हम त्रिज्यीय खंड, यानी त्रिज्या से बना हुआ खंड, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि आप ये बताइए कि ऐसा त्रिज्यीय खंड जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर बटा 12 है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा होगा। अब मुझे एक बात ये बताइए आप कि ये जो पूरा जो सर्किल है, ये जो पूरा सर्किल है ये कितने डिग्री कवर करता है सर? ये कवर करता है 360 डिग्री। इज इट क्लियर? बिल्कुल सर। अब मुझे एक बात ये बताओ 360 डिग्री में कितना एरिया डिवाइड होता है सर? पाई आर स्क्वायर डिवाइड होता है, ठीक है। आपको कितना डिवाइड करना है सर? पाई आर स्क्वायर बटा 12। तो 360 डिग्री में किसका भाग दे देंगे सर? 360 डिग्री में हम 12 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। अर्थात पाई आर स्क्वायर बटा 12 वाला जो एरिया कवर कर रहा है त्रिज्यीय खंड वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है सर? वो कोण बना रहा है 30 डिग्री का। दैट इज द आंसर, ठीक है। तो लैंग्वेज का सवाल था ये बेसिकली, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी।
ठीक है। अगर आपको किसी भी त्रिज्य खंड का कभी भी क्षेत्रफल निकालना हो तो आप सिंपली जो है ये काम कर सकते हो। देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है सर थीटा बटा 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, यही तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, बस उसी को मैंने यूज किया है, लेकिन साधारण भाषा में, मैंने कोई फॉर्मूला अप्लाई करने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए साथियों, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 11, 12, 13 कंटिन्यू है सीरीज 20 तक में से प्रत्येक संख्या के पहले 5 गुणजों का, 5 मल्टीपलों का औसत है। कहने का मतलब यह है जैसे आपके पास में लिखा हुआ है 11, तो 11 के शुरुआती 5 मल्टीपल क्या है, 11, 22, 33, 44, 55। ठीक है, वैसे 12 के क्या है सर, 12, 24, 36, 48, 60, ऐसे आगे 13 के, 14 के, ऐसे सभी का जो एडिशन है वो करना है और फिर एवरेज निकालना है। यानी अल्टीमेटली आपको जो भी ये डिजिट्स आएगी कितनी आएगी टोटल, सर टोटल 50 आउटकम आएंगे, क्योंकि 11 के 5 आउटकम, 12 के 5 आउटकम, ऐसे 20 तक टोटल कितने हो जाएंगे, 50 आउटकम हो जाएंगे। यानी आपके पास में नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 50 होंगे। लेकिन ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा सवाल, तो हमें सोचना पड़ेगा तरीके से। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है ये। मुझे आप एक बात ये बताइए कि 11 जो है उसके 5 मल्टीपल, 12 के 5 मल्टीपल, इन सब में कॉमन क्या है, 11 के 5 मल्टीपल में 11 कॉमन है, 12 के 5 मल्टीपल में 12 कॉमन है। तो आपको दिख रहा होगा कि सीरीज क्या बन जाएगी सर, सीरीज बन जाएगी 11, ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। भाई ये लिख सकता हूं ना मैं, अगर इनको मैं जोड़ू 11 प्लस 22 प्लस 33 प्लस 44 प्लस 55, तो मैं उसको लिख सकता हूं। 11 को बाहर ले लूंगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ऐसे मैं 12 को लिख सकता हूं, 12 को बाहर ले लूंगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ऐसे 20 तक होगा ये काम। यानी आपके पास में सीरीज क्या डेवलप हुई सर, हमारे पास में सीरीज डेवलप हुई 11 गुणा 15 प्लस 12 गुणा 15 प्लस 13 गुणा 15, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी कहां तक, ये रहेगी सर 20 गुणा 15 तक। ठीक है सर, इसमें अब क्या हो रहा है सर, इसमें से 15 कॉमन ले लेंगे हम। सर 15 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में क्या बचा सर, 11 प्लस 12 प्लस 13 सो ऑन 20 तक। ठीक है, तो अब आप देखो कि 15 गुणा आपको इनका एडिशन करना है, और इनका एडिशन कैसे निकाल सकते हो आप सर, इनका एडिशन हमें पता है कि n+1/2 यूज करना है हमें, यानी कि n नेचुरल नंबर्स का जो एडिशन होता है वो क्या होता है, n+1/2। तो देखो आप प्रथम अगर 20 नेचुरल नंबर्स का आपको एडिशन निकालना है तो आप क्या करोगे सर, 20 गुणा 21/2 अर्थात 210, और आपको निकालना है 11 से 20 तक, यानी 1 से 10 तक हटा दो आप। आपको प्रथम 10 तक के जो नेचुरल नंबर उनका एडिशन निकालना है, क्या आएगा सर, 10 गुणा 11/2 अर्थात 55। तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनका वैल्यू हो जाएगा सर 210 माइनस 55 अर्थात क्या आ जाएगा सर 155, और ये क्या है बाहर 15। अब निकाल दो आप एवरेज। एवरेज के लिए क्या करेंगे सर, 15 गुणा 155 बटा 50, क्योंकि टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम बनेंगे हमारे पास में 50। ठीक है, तो जैसे ये काम हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 46.5। आप 5 से काटो, देखो 10 बार कटा, ये 3 बार, 5 से काटा 2 बार, ये कटा कितनी बार अपने पास में 31 बार। ठीक है, 2 का भाग जब 93 में देंगे तो क्या आएगा 46.5। ठीक है, तो ये आ गया एवरेज। तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बस आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए, बेसिक्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, अप्रोच आपकी होनी चाहिए, और वो कब आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, तो आप सही सवालों की प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यूज पे अच्छे से काम करें, प्लस आप जो है थोड़ी तैयारी जो है उसके दौरान बेसिक्स का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 संख्याएं 10, 15, 20 और 25 का औसत 17.5 है, तो चेक कर लो। 4 संख्याएं इनको जोड़ा हमने तो क्या है, 10 और 15 25 और 20 45 और 25 70, 70/4 यानी कि 17.5, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखा, यदि ए, बी और सी 3 भिन्न धन पूर्ण संख्या है, देखो 3 भिन्न धन पूर्ण संख्या, धन का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटेजर होने चाहिए आपके पास में। अगर पॉजिटिव इंटेजर की बात कर रहा है वो, तो उस स्थिति में आपको ध्यान रखना है 1 से लेके और अनंत तक की बात कर रहा है वो। ठीक है सर, इस प्रकार है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर है ए बी सी के। देखो इससे रिलेवेंट सवाल हर वर्ष किसी ना किसी रूप में सी सेट में भी, CAPF में भी, CDS में भी, अदर एप्टीट्यूड जो भी एग्जाम उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, ABC। तो पॉजिटिव केसेज में एक ही केस बनता है, ये क्या बनता है सर, a प्लस बी प्लस सी अगर बराबर ABC है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 अर्थात 6 बराबर 6, यानी कि ABC का वैल्यू क्या हो गया 1 2 3।
या 213 या 321 जो मानना है वो मान लो, ठीक है। अलग अलग वैल्यू है क्योंकि उसने बोला भिन्न भिन्न पूर्ण धन संख्या, ठीक है। तो उसने बोला है कि ए बी और सी का औसत 3 है, तो आप देखो ए बी और सी का औसत क्या आएगा सर, ए प्लस बी प्लस सी का औसत आएगा हमारे पास में 2, जबकि यह क्या बोल रहा है वो 3, यानी कि गलत। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अर्थात कौन सा सही है, ओनली 1 जो है वो इसके अंदर सही है, ठीक है साथियों। ध्यान रखें आप, जब भी ये कंडीशन आपको दी हुई हो, एक नोट पॉइंट बता रहा हूं मैं, इसमें 3 केस बनते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है ए बी सी के, ठीक है, और 3 जो है इसके अंदर बात कर रहा है वो सिर्फ पूर्णांकों की, इंटेजर्स की, पॉजिटिव नेगेटिव की नहीं, वो तो बोल रहा है सिर्फ इंटेजर है। और आपको पता है इंटेजर कैन बी 0, इंटेजर कैन बी पॉजिटिव, इंटेजर कैन बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये 3 केस बन सकते हैं, देखो -1 0 1, ठीक है, क्रमिक रूप से अगर हम देखें तो, ठीक है। और बन सकता है आपके पास में -3 -2 -1, ठीक है। और बन सकता है आपके पास में 1 2 3। जब आप देखेंगे तो ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है वो डेफिनेटली आपका क्या होगा, वही मिलेगा जो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है, वही abc का वैल्यू हो, ठीक है। तो जब बात इस तरीके की हो ना, तो आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन उसमें आपको क्वेश्चन में पढ़ना है बोला क्या है। यहां बोला है उसने 3 भिन्न धन पूर्ण संख्या, ठीक है। तो इस स्थिति में आपको कंसीडरेशन जो है क्वेश्चन के हिसाब से ही करना है। इज इट क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। के बाद में अगला सवाल है, x और y की वर्तमान आयु का अनुपात y और z की वर्तमान आयु के अनुपात के बराबर है। देखो ने बोला है x अनुपात y बराबर y अनुपात z। इसको ये भी तो लिख सकता हूं मैं x बटा y बराबर y बटा z। इसको ये भी तो लिख सकता हूं मैं कि सर y स्क्वायर बराबर xz, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यदि y की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, अगर y की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, अर्थात ये क्या हो गया 225, क्योंकि 15 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो एक्स जेड का वैल्यू क्या आ गया सर, x गुणा जेड आ गया हमारे पास में 225, ठीक है सर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स वाई जेड की आयु का योगफल हो सकता है, ये बात बोल रहा है वो। देखो क्या क्या केस बन सकते हैं, देखिए आपको बोला है उसने क्वेश्चन में कि y तो है 15 वर्ष, यानी y की आयु स्पष्ट तौर पे उसने दी हुई है, ठीक है। x और z की आयु क्या हो सकती है, x गुणा z है 225। तो क्या क्या केस बन सकते हैं, देखिए एक बार केस बना लीजिए, आराम से सोल्व हो जाएगा। x z बराबर है 225, तो क्या क्या केस बन सकते हैं सर, ये बन सकते हैं 15 गुणा 15, भाई तीनों की जो आयु है वो बराबर हो जाएगी y की, x की और z की, ठीक है सर। और क्या केस बन सकते हैं सर, जब 225 को हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो उस स्थिति में हमारे पास में क्या आएगा, देखो उस स्थिति में आएगा सर हमारे पास में ये होता है 25 9 225, हो सकता है ये 25 हो और इसकी आयु 9 हो, ठीक है। भाई एक की आयु 25 हो x की, तो जेड की 9 हो सकती है, ठीक है। और इसके अंदर कोई केस बन रहा हो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप चेक कीजिए कि इनमें से कौन सा योग पॉसिबल हो पा रहा है। अगर 15 y की है, x की 15 है, z की 15 है, तो तीनों का होगा 45, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है सर। सर अगर y की 15 है, x की 25 है और z की 9 है, तो क्या हो जाएगा सर 25 प्लस 15 प्लस 9, अर्थात 49 जो है वो इनकी आयु का योगफल पॉसिबल है। देखो 35 पॉसिबल नहीं है, 40 पॉसिबल नहीं है, किसी भी कीमत पे पॉसिबल नहीं है। 55 हमारा जो है आंसर नहीं निकल पा रहा जब हम इक्वेशंस बना रहे हैं तब, ठीक है। तो आंसर क्या निकला अपना 49 निकला, जो कि बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, मैंने अपने मन से नहीं बनाया। x गुणा जेड बोल रहा है 225, जब आप 225 के फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेंगे आपको सर, 225 को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास में जो स्थिति बनेगी वो बनेगी 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, ये बनेगी। अब चाहो तो आप 5 तिया 15 5 तिया 15 15 ले लो, चाहे 55 25 3 तिया 9 ले लो, ठीक है, या आप 55 25 तिया 75, ठीक है, और एक 3 ले लो, लेकिन उससे तो बहुत आगे चली जाएगी वैल्यू। तो कहने का मतलब आपका इसमें पॉसिबिलिटी जो बन के आएगी वो यही पॉसिबिलिटी बन के आएगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 49। ऐसे जब भी सवाल आए तो घबराना नहीं है, ठीक है, पूरा अप्रोच करो क्वेश्चन को, डेफिनेटली आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51। क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 2, तो x की पावर 32 प्लस 1 अपॉन x की पावर 32 का मान क्या होगा। वैसे तो आप देखने पे भी पता लग रहा है कि सर x का वैल्यू जो है अगर हम 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 यानी कि 2, तो x का वैल्यू 1 लेने पे भी हमारा काम हो रहा है, तो x की पावर 32 प्लस 1 अपॉन x की पावर 32 भी क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। अगर आप चाहते हो इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट के लिए क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 2, इसका एलसीएम लो तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x, यही वैल्यू बनेगी। और आप देख पा रहे होंगे कि सर इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, लिख सकते हैं 2x को इधर ले आया मैं,
ये क्या बन गया सर, ये बन गया x माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर 0। x माइनस वन के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप देख रहे हो आगे अगर 0 तो x का वैल्यू क्या आ गया सर, x का वैल्यू आ गया हमारे पास में 1। क्या आ गया, x का वैल्यू 1। इस वाली इक्वेशन से हम पहुंच गए इस स्थिति में कि x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तब भी आप निकाल सकते हो, डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो, इट्स अप टू यू कि आप कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने 30% हानि पर कोई उत्पाद बेचा, ठीक है साहब, 30% लॉस पर उसने कोई चीज बेची। यदि उसका विक्रय मूल्य 150 रुपए अधिक होता, 150 रुपीज अधिक होता, तो उसे 10% का लाभ होता। यानी कि -30% की उसकी स्थिति थी, ठीक है, उससे कहां पहुंच गया वो, +10% की स्थिति में पहुंच गया यदि 150 रुपए अधिक उसका सेलिंग प्राइस होता। यानी इस 150 रुपए की वजह से इंपैक्ट क्या आया, -30 से +10 तक की यात्रा कर ली उसने। तो इस दौरान टोटल जो यात्रा रही वो कितने की हुई सर, टोटल यात्रा हुई 40% की, क्योंकि -30 से +10 गए आप, तो टोटल यात्रा कितने की हुई 40% की। इंपैक्ट कितने पे आ रहा है, 150 पे। यानी कि 150 की वजह से 40% कवर हो रहा है। निकालना क्या है आपको सर, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको पता है हमेशा जो है वो फिक्स है कि हम जो है 100% की कैटेगरी में रखते हैं 100। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका सर, इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन 375। तो उसका क्रय मूल्य क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य हो गया सर 375, ठीक है। तो आप बिल्कुल बिना किसी उसके जो है XYZ माने क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क टॉपिक का है। देखिए ABC किसी कार्य को क्रमशः 20, 25 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A कर सकता है 20 दिन में, B कर सकता है 25 दिन में और C कर सकता है 30 दिन में। एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा सर, 20 और 30 का 60 और 25 के साथ जाएंगे तो क्या हो जाएगा अपना सर 300 आ जाएगा। एलसीएम आ गया अपने पास में 300, तो A की एफिशिएंसी तो आ गई सर 15, B की एफिशिएंसी आ गई सर 12 और C की एफिशिएंसी आ गई 10। ये हमारे पास में इनकी एफिशिएंसीज का वैल्यू आ गया, ठीक है। वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। अल्टीमेटली कितना काम करना है उनको, 300 पेड़ लगाने हैं। उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया, ठीक है सर, एक साथ काम प्रारंभ उनको करा देते हैं। ये अपन ने एक साथ काम प्रारंभ कराया उनको, किंतु बी 3 दिनों के बाद चला गया। यानी 3 दिनों तक तीनों ने एक साथ काम किया, ठीक है सर। यानी कि ये जो 3 दिन का जो साइकिल है, ठीक है, इसमें काम कौन कर रहा है, A प्लस B प्लस C, यानी तीनों मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। और यहां पर जो है B चला गया, ठीक है। यानी कि शुरुआती 3 दिन में काम किसने किया, तीनों ने मिलकर किया। 3 दिन में कितना काम कर देंगे सर, एक दिन में काम करते हैं 15 + 12 27 और 10 37। तो 3 दिन में काम हो जाएगा 37 × 3 यानी कि 111 काम कंप्लीट, यानी 111 पेड़ वो लगा देंगे, ठीक है। अब कितने बचे रहे लगाने सर, अब लगाने के लिए जो बचे रहे पेड़ वो रहे 300 - 111 अर्थात 189 पेड़ लगाए जाने हैं। कौन लगाएगा सर, बी तो चला गया, तो कौन काम कर रहा है यहाँ काम कर रहे हैं सर A + C, ठीक है। A + C की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है सर, 15 + 10 25, यानी कि 25 एक दिन में लगाते हैं A और C मिलकर। लगाएंगे कितने वो 189, तो निकाल दो क्या हो जाएगा सर 189 बटा 25, तो क्या आ जाएगा सर 7 सही 14 बटा 25 दिन, ठीक है। तो ये तो हो गया लास्ट में जो A + C ने काम किया, और शुरुआती 3 दिन में तीनों ने मिलकर काम किया था। तो टोटल काम कितने में कंप्लीट हुआ सर, 3 + 7 सही 14 बटा 25 अर्थात 10 सही 14 बटा 25 में क्या हुआ, काम समाप्त हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, C ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, C ऑप्शन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप टाइमलाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल इजीली आपका कोई भी सवाल आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है उसमें नल एवं टंकी का सवाल है। देखिए 2 नल A और B एक टंकी को 20 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। तो A भर सकता है 20 मिनट में, प्लस का साइन यूज करूंगा। B भर सकता है 15 मिनट में, प्लस का साइन यूज करूंगा, ठीक है। C पूरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है, तो C खाली कर रहा है तो माइनस का साइन यूज करेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे जो कि टंकी की क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका सर, एलसीएम आ जाएगा इनका 60, अर्थात A की एफिशिएंसी क्या आ गई सर, A की एफिशिएंसी आ गई प्लस का 3, B की एफिशिएंसी सर प्लस का 4 और C की एफिशिएंसी सर माइनस का 10। क्योंकि C खाली कर रहा है इसलिए माइनस से हम रिप्रेजेंटेशन करके दिखा रहे हैं, ठीक है सर। ये माइनस और प्लस से आपको पता चल जाएगा, प्लस का मतलब भरने वाले पाइप और माइनस का मतलब खाली करने वाले पाइप, ठीक है, ठीक है सर। टंकी को भरने के लिए नल A और B को 5 मिनट चलाया गया, ठीक है। शुरुआत में टंकी को भरने के लिए नल A और B को 5 मिनट चलाया गया, ठीक है। देखो A + B को आपने शुरुआत में जो है 5 मिनट के लिए चलाया,
ठीक है। 5 मिनट में कितना भर देंगे ये सर? 5 गुना इनकी एफिशिएंसी है 1 मिनट की 4 + 3 7, तो 5 मिनट में भर देंगे ये 35 भाग। ठीक है, यानी 5 मिनट में कितना भाग भर दिया उन्होंने? A + B ने मिलकर 35 भाग भर दिया। ठीक है सर, टोटल टंकी कैपेसिटी क्या है? 60 है, लेकिन A + B ने 35 भर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? टंकी को खाली करने के लिए नल C को भी खोल दिया। ठीक है, जबकि A और B इसे लगातार भरते रहते हैं, यानी अब क्या हुआ? ये 35 भाग भर गया और A और B कंटिन्यू चालू है और C भी चालू है। अब आप देखिए कि A + B + C की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है सर? 4 + 3 - 10 अर्थात -3, यानी कि जब ये तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो टंकी में पानी जा ही नहीं रहा, खाली खाली हो रहा है। ठीक है, यानी कि वो 7 भाग भर रहे हैं और C 10 भाग निकाल दे रहा है, यानी टंकी में जितना पानी भरा हुआ है उससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता, कम ही होगा जो है। ठीक बात है, क्योंकि एफिशिएंसी क्या होगी? तीनों की मिलाकर नकारात्मक आई, यानी कि खाली वाला जो पाइप है वो तेजी से काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या बोला है उसने कि प्रारंभ करने के कितने मिनट बाद टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आप 35 भाग जो है ये भरा हुआ है, यही खाली हो रहा है। अब तो A और B और C तीनों काम कर रहे हैं तो -3 एफिशिएंसी आ रही है, तो 35 बटा जब 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में सर? 11 सही 2/3 मिनट, अर्थात डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी प्रारंभ करने के कितने मिनट बाद टंकी खाली हो जाएगी सर? प्रारंभ करने के 11 सही 2/3 मिनट बाद में टंकी खाली हो जाएगी। इज इट क्लियर? देखो यहां पे इस चीज को समझ लो आप कि जब नल C को खोला, ठीक है, जब नल C को खोला यानी जब तीनों साथ में काम कर रहे हैं, तब उस स्थिति के अंदर ये जो टंकी है वो कितने समय में खाली हो जाएगी? खाली कब होगी? जब C का रोल आएगा। A और B जब रहेंगे तब तक तो टंकी में पानी जा रहा है, जैसे C इंक्लूड हो जाएगा टंकी खाली होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर आ गया 11 सही 2/3 मिनट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। A और B एक ही गंतव्य पर पहुंचने के लिए एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं। B एक ही स्पीड के 5/7 स्पीड से चलता है और गंतव्य पर A के पहुंचने के 1 घंटा 20 मिनट बाद पहुंचता है। गंतव्य पर पहुंचने के लिए B ने कितना समय लिया? आप चुटकी बजाते ही सोल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, इसने बोला है ना एक ही गंतव्य पर पहुंचना है, यानी दूरी क्या है? समान है। जब दूरी समान हो तो हमेशा ध्यान रखें आप, डिस्टेंस को आप लिख दीजिए कांस्टेंट, तो उस स्थिति में क्या होगा सर? स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के, यानी कि अगर स्पीड अधिक है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब A और B दो कैंडिडेट है। ठीक है सर, B A की स्पीड के 5/7 से चलता है। अगर A की स्पीड 7 है तो B की स्पीड क्या है सर? B की स्पीड है 5। ठीक है, तो ये किसका रेशियो आ गया सर? ये रेशियो आ गया स्पीड का। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा सर 5:7। ठीक है, क्या बोला है उसने? A के पहुंचने के 1 घंटा 20 मिनट बाद में पहुंचता है, यानी कि A टाइम ले रहा है 5, B टाइम ले रहा है 7, इनके बीच का डिफरेंस कितना है सर? 1/20 मिनट इनके बीच का डिफरेंस। इसके बराबर है वो 2 के बराबर, यानी 2 यूनिट की वैल्यू है 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, तो क्या पूछा है उसने कि B द्वारा कितना समय लिया गया? तो देखो 2 यूनिट की वैल्यू 1 घंटा 20 मिनट, यानी 80 मिनट का जो है डिफरेंस वो 2 को इंपैक्ट कर रहा है। B का पूछ रहा है, B ले रहा है 7 यूनिट टाइम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर? 280 मिनट, या यू कैन से सर 4 घंटे और 40 मिनट। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा A ऑप्शन। ठीक है साथियों, तो हमेशा जब भी ऐसा सवाल आए तो आप ये जो कंडीशन है स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम वाली उसको अप्लाई कर दीजिए। लिटरली बता रहा हूं, आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, ये तो मैंने आपको समझाया इसलिए इतना पेन चला के समझाया है। ठीक है, नहीं अदरवाइज आपको भी समझ आ रहा होगा, 2 स्टेप में सवाल खत्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल की कीमतों में 12% की बढ़ोतरी हुई। कोई व्यक्ति पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसके द्वारा पेट्रोल पर किए जाने वाले व्यय में कोई परिवर्तन ना हो? देखो साथियों, जब भी ऐसा सवाल हो तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके पास में खर्च करने के लिए पैसा फिक्स है। ठीक है, सपोज कीजिए आप मार्केट गए 100 रुपए का नोट लेके। ठीक है सर, 100 रुपए का नोट लेके गया मैं और मैंने खरीदा जो है 1 किलो चावल। ठीक है सर, अब कल मैं जब गया वो 100 रुपए का नोट लेके, तो मुझे पता लगा कि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो आपको चावल जो है वो कितना कम मिलेगा, यानी आपकी खपत क्या होगी? कम हो जाएगी। अगर आपका एक्सपेंडिचर जो है, मेरा कहने का मतलब अगर कीमत बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है, तो आपका खपत उपभोग क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में पैसा जो है खर्च करने के लिए फिक्स है। जैसे उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि 100 रुपए आप लेके गए और आपको मिला 1 किलो चावल। ठीक है, अब क्या हुआ कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, तो अगले दिन भी आपके पास तो 100 रुपए ही है। अब आपको कितना मिलेगा? अब आपको मिलेगा 800 ग्राम चावल। ठीक है, क्योंकि क्या हो गया, चावल का जो मूल्य है उसमें 25% की वृद्धि हो गई, यानी जो 100 रुपए में पहले 1 किलो चावल आ रहा था वो 125 रुपए में 1 किलो आ रहा है। ठीक है,
तो 100 रुपए में कितना मिलेगा सर? 125 में 1 किलो आ रहा है तो 100 रुपए में अब मुझे 800 ग्राम मिलेगा। यानी वर्तमान में जब कीमत बढ़ने के बाद में मुझे कितना मिलेगा? 800 ग्राम। तो खपत में कितनी कमी हो गई सर? खपत में 20% की कमी हो गई। पहले जहां 1 किलो मिल रहा था वहां 800 ग्राम मिल रहा है, नहीं खपत में कितनी कमी हुई? 20% की कमी हुई। ठीक है, तो इस चीज को आप समझोगे तो कैसे समझोगे कि सर जितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, उतने की क्या हो जाएगी? उसके प्रोपोर्शन में कमी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब 12% की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, यानी 100 में 12% की बढ़ोतरी हुई, वैल्यू हो गई 112। तो इसको लिख देंगे 12/112 गुणा 100, अर्थात आंसर आ जाएगा सर 10.7% की क्या हो जाएगी सर? इसके जो खपत है उसके अंदर कमी हो जाएगी। जैसे इसके अंदर हमने किया ना, इसके अंदर हमने किया कि 25% इंक्रीमेंट हुआ तो 25/100 पे हुआ, तो 125 गुणा 100, तो क्या है आपके पास में सर? 20% की कमी। किसमें? खपत में। ठीक है, तो आप बिल्कुल आसानी से इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप जज करके किसी भी सवाल का आंसर निकाल सकते हो। ये इसका कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। यदि 19A + 19B + 19C = 437 हो तो ए, बी और सी का औसत क्या है? ठीक है, तो देखो साथियों 19 कॉमन ले लो, आप इसको लिख सकते हैं 19A + B + C = 437। तो A + B + C का वैल्यू क्या आ गया सर? 19 का भाग दिया, 19 दूनी का 38, 19 × 3 = 57। तो A + B + C का वैल्यू आ गया 23। आपको एवरेज निकालना है। कितनी क्वांटिटी है सर? A, B, C 3 क्वांटिटी है। 23 में किसका भाग दे देंगे सर? 3 का भाग दे देंगे। क्या आ जाएगा सर? 7 सही 2/3 या फिर 7.66। तो आंसर क्या आ जाएगा सर? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 7.66। ठीक है, तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं थी, बहुत साधारण सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अंक 1 2 3 4 5 6 में से अंकों की पुनरावृत्ति के बिना यानी रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है। देखिए 2 अंकों की संख्या बनानी है, 2 बॉक्स बना लो आप। ठीक है सर, अब आपने क्या किया, आपको बोल दिया उसने रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, नोट रिपीटेशन का केस है, मैं लिख देता हूं। ठीक है सर, नोट रिपीटेशन का केस मैंने लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो इनमें से आप किसी को भी काम ले सकते हो, यानी 1 2 3 4 5 6 में से आप किसी को काम ले सकते हो। इस बॉक्स में आपके पास में काम लेने के लिए कितने डिजिट मौजूद है सर? 6 डिजिट मेरे पास में मौजूद है इस बॉक्स में काम लेने के लिए। ठीक है, दूसरा जो बॉक्स है अब उसमें कितने डिजिट बचे काम लेने के लिए सर? इन 6 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पे काम आ चुका है, तो बचे कितने सर? मेरे पास दूसरे बॉक्स में बचे 5 डिजिट काम लेने के लिए। क्यों किया मैंने ऐसा सर? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि सर उसने बोला नोट रिपीट का केस, यानी कोई भी डिजिट जो है वो आपको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो आपकी 2 अंकों की जो संख्या की पॉसिबिलिटीज है वो कितनी हुई सर? 6 × 5 अर्थात 30 पॉसिबिलिटीज बनी आपके पास में, यानी 30 2 अंकों की संख्या बनी जब केस हो नोट रिपीटेशन का। अगर यही केस रिपीटेशन का होता, अगर यही केस बोलता वो कि रिपीटेशन अलाउ है, तब क्या होता सर? अगर तब 2 अंकों की हम संख्या बनाते तो पहले बॉक्स में रखने के लिए कितनी संख्या हमारे पास मौजूद है? कितने डिजिट्स मौजूद है सर? पूरे 6 डिजिट मौजूद है हमारे पास में। रिपीटेशन अलाउ है तो दूसरे बॉक्स में भी हम कोई से भी रख देंगे जो है, तो उसमें भी पूरे 6 मौजूद है। ठीक है, तो उस स्थिति के अंदर कितने बने सर? उस स्थिति के अंदर 36 जो है वो 2 अंकों की संख्या बनी हमारे पास में। कितनी बनी? 36 बनी। तो जब रिपीटेशन अलाउ होता तो 36 बनी, और जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो 30 बनी। ठीक है, तो ये परमुटेशन का बेसिक सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का है और रेलगाड़ी के कॉन्सेप्ट का है। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट इसमें काम आएगा। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यात्रा करते हुए एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। देखिए साथियों, जब भी कोई भी रेलगाड़ी अगर किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को, किसी टनल को, ठीक है, अगर पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की, ब्रिज की, टनल की लंबाई जोड़ देंगे हम। ठीक है, और स्पीड सिर्फ रेलगाड़ी की रहेगी क्योंकि प्लेटफॉर्म, ब्रिज और टनल तो क्या है? स्टेबल है, वो तो मूव कर नहीं रहे। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करोगे आप? रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई में आप रेलगाड़ी की स्पीड का भाग दोगे, उससे आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है सर, अगर रेलगाड़ी, जैसे दूसरा केस है कि रेलगाड़ी की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे व्यक्ति को, ठीक है, अगर रेलगाड़ी के कंपैरिजन में कोई व्यक्ति है, कोई पोल है या कोई पेड़ है, तो उस स्थिति में क्या होता है? जैसे व्यक्ति है, अगर रेलगाड़ी की दिशा में चल रहा है तो व्यक्ति की स्पीड जो है वो रेलगाड़ी के कंपैरिजन में रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, सेम दिशा है। ठीक है, विपरीत दिशा में चल रहा है तो रेलगाड़ी के कंपैरिजन में स्पीड व्यक्ति की जुड़ जाएगी, लेकिन व्यक्ति का अपना कोई डिस्टेंस नहीं होता, इसलिए रेलगाड़ी की लंबाई को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं उससे आपको और क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा करते हुए एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो देखो हम क्या करेंगे सर? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है,
और ये जो है क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। भाई रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, और क्या बोल रहा है, स्पीड क्या है उसकी, सर स्पीड है उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम क्या है 20 सेकंड। तो स्पीड को किस में बदल देंगे सर, मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, और टाइम आ गया ये 20। तो ये जो आपके पास में वैल्यू आई है रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की, क्या आ गई, लंबाई आ गई। तो क्या आ जाएगी सर, रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो आ जाएगी हमारे पास में 35/18, 6 से कटाइए 10 बार, तो ये आ गया सर हमारे पास में 333.33 मीटर। यानी रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई निकल के आई वो आई सर 333.33 मीटर। ठीक है सर, अब अगला केस देखिए आप, सेकंड केस में क्या बोल रहा है वो, कि रेलगाड़ी की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे व्यक्ति को वह ट्रेन 12 सेकंड में पार करती है। अब क्या होगा कि रेलगाड़ी का डिस्टेंस ही ओनली कंसीडरेशन में रहेगा, क्योंकि व्यक्ति को कर रही है वो पार। ठीक है, व्यक्ति का अपना कोई डिस्टेंस नहीं होता। स्पीड क्या होगी, अगर सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, यानी कि हम लिख देंगे 60 - 6 गुणा 5/18 और गुणा टाइम कितना है सर 12 सेकंड। ठीक है, 60 - 6 का मतलब है 60, तो ट्रेन की स्पीड 6 है, व्यक्ति की स्पीड सेम डायरेक्शन है इसलिए घटाया, ये किलोमीटर पर ओवर में इसलिए मीटर पर सेकंड में बदला, क्योंकि टाइम किस में है, सेकंड में है। तो रेलगाड़ी की लंबाई यहां से निकल के आ जाएगी, यहां पे सिर्फ रेलगाड़ी का डिस्टेंस ही क्यों कंसीडरेशन में आया, क्योंकि व्यक्ति का अपना कोई डिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये आ गया सर हमारे पास में 18 × 3 = 54, 5 × 15 = 12, 180। यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई आई वो क्या निकल के आ गई सर, 180 मीटर निकल के आ गई। आपसे पूछा क्या है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, तो ट्रेन की लंबाई 180 और ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है 333.33। तो अपने पास में प्लेटफॉर्म की क्या आ जाएगी सर, प्लेटफॉर्म की आ जाएगी 153.33 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सर 180 और 153.33। अगर मान लीजिए कि आपको अगर कंफ्यूजन हो भी रहा था, ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी आसानी से जो इसको कैलकुलेट कर सकते थे, कोई बड़ी बात इसमें नहीं थी। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लागू हो रहा है, कॉन्सेप्ट एक ही है ट्रेन का, लेकिन ट्रेन के कॉन्सेप्ट 2-3 तरीके से चलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया, ट्रेन अगर ब्रिज, टनल या फिर किसी पुल को पार कर रही है तो ट्रेन प्लस उनका जो पुल और उनकी जो लंबाई है उसको जोड़ देंगे और ट्रेन की स्पीड का भाग देंगे। अगर ट्रेन किसी चलते हुए व्यक्ति को पार कर रही है तो व्यक्ति का अपना कोई डिस्टेंस नहीं होता, सिर्फ ट्रेन की लंबाई ही कंसीडरेशन में रहती है। व्यक्ति की स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में है ट्रेन के में तो घट जाएगी, अपोजिट में है तो जुड़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे जो कॉन्सेप्ट्स उनको राइट डाउन कीजिए एक व्हाइट पेज पे, और फिर उसके बाद में सब में जो है डिफरेंस क्रिएट करते हुए समझ लीजिए, फिर आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भागीदारी फर्म में एक कुल निवेश के 1/6वें भाग को 1/6वीं अवधि के लिए निवेश करता है। ठीक है, बी कुल निवेश के 1/3वें भाग को 1/3वीं अवधि के लिए निवेश करता है, जबकि सी शेष भाग को पूर्ण समय अवधि के लिए निवेश करता है। तो अपने को प्रॉफिट दिया हुआ है, सी का हिस्सा उसमें है। आपको मैंने बताया था पहले भी, जो मैंने PYQ आपको करवाए थे, कि पार्टनरशिप में आपको क्या ध्यान रखना है, कैपिटल और टाइम जो है, ठीक है, जैसे ए का कैपिटल टाइम अनुपात बी का कैपिटल टाइम, वही प्रॉफिट में डिवाइड होता है, वही प्रॉफिट में रेशियो होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया भी था कि C1T1 रेशियो, C2T2 रेशियो, CN/TN, तो ये क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है P1 P2 PN। ठीक है, जितना बोला उतना आप करते जाओ आगे। ठीक बात है, ठीक है सर। इसमें बोला है ए, बी और सी, 3 क्या इसके अंदर, तो देखो लिख लेते हैं अपन, यही बता देता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ए है, बी है और सी है। ए क्या कर रहा है, 1/6वें भाग को 1/6वीं अवधि के लिए, तो 1/6 भाग को किया 1/6वीं अवधि के लिए। बी ने किया 1/3 भाग को 1/3 अवधि के लिए। ठीक है सर, और सी क्या कर रहा है, सी पूरे टाइम के लिए कर रहा है, पूरा टाइम क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, सी जो है शेष अमाउंट को कर रहा है, तो पहले तो अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का अमाउंट तो 1/6 और बी का अमाउंट है 1/3, दोनों का मिलाकर कितना हो गया 1/2। टोटल अमाउंट कितना है 1 है, तो सर 1 - 1/2 यानी कि 1/2 किसने इन्वेस्ट किया, सी ने। तो ये लो, अब इनका रेशियो आप निकाल दो। सर इनका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 1/36 अनुपात 1/9 अनुपात 1/2। एलसीएम ले लो, 36 एलसीएम हो गया, तो क्या लिख दोगे इसको आप, तो इसको सर हम लिख सकते हैं 1:4:18। ये क्या आ गया, ये इनका प्रॉफिट का रेशियो आ गया, P1 रेशियो P2 रेशियो P3। ठीक है, यानी ABC का जो प्रॉफिट का रेशियो है वो ये आ गया 1:4:18। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना है सर, 46 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट है। किसका पूछा है, सी का पूछा है। तो क्या करेंगे हम, टोटल प्रॉफिट कितना है यहाँ 23 यूनिट है, तो देखो सर 46 लाख रुपए में हम 23 का भाग देंगे और सी का प्रॉफिट पूछा 18 से गुणा कर देंगे। क्या आंसर आ जाएगा सर, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा कि उसको 36 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है,
तो ये तो बहुत आसान सा काम है, बस इस फॉर्मेशन को आपको सही से करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये है सी का इन्वेस्टमेंट। ठीक है साथियों, ये है सी का इन्वेस्टमेंट जो कि मैंने आपको बता दिया। ये है ए का इन्वेस्टमेंट और ये है बी का इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, और टाइम इनके अपने को दिए हुए हैं। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, आयु से संबंधित सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, ए और बी की आयु का योग है 22। तो ठीक है सर, ए प्लस बी बराबर है 22। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 77 था, यानी कि a माइनस 2 गुणा b माइनस 2 किसके बराबर है सर? 77 के। और आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर 77 को आप ब्रेक करोगे तो क्या आएगा सर? 11 गुणा 7। 11 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, यानी और इससे नीचे ब्रेक नहीं होगा। ठीक है सर, तो एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि सर 11 गुणा 7 77 आ रहा है। ये कौन सी कंडीशन है? 2 वर्ष पहले की आयु किसी एक की तो 11 है, किसी एक की 7 है। ठीक है, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? वर्तमान आयु 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, और ये हो जाएगी 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। क्या 13 प्लस 9 22 आ रहा है क्या? बिल्कुल सर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ए की वर्तमान आयु 13 है तो बी की 9 है। ठीक है, तो क्या पूछा है उसने कि उनके आयु का अंतर क्या है? तो आयु का अंतर क्या हो जाएगा सर? आयु का अंतर हो जाएगा 4। 13 माइनस 9 4 हो जाएगा। इज इट क्लियर? कोई इसमें बात नहीं है ऐसी। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ऐसे हम अप्रोच नहीं कर सकते, इतना नहीं सोच सकते, तो इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना पड़ेगा। ठीक है, द्विघात समीकरण आपको बनाना पड़ेगा। देखो बता देता हूं मैं आपकी जानकारी के लिए, a प्लस बी 22 है। अब इसको आप सोल्व कीजिए, कौन सी वाली को? सेकंड वाली इक्वेशन को। a माइनस 2 b माइनस 2 बराबर है 77। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा सर? ए बी माइनस का 2b। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा अपने पास में? माइनस का 2a। ठीक है, और प्लस का 4 बराबर 77। क्या आ गया? ये आ गया सर ए बी माइनस का 2b माइनस का 2a बराबर 73। अब आप क्या कीजिए, a प्लस बी 22 है ना, यहां से आप किसी एक का वैल्यू पुट कर दीजिए। माना आपने a का वैल्यू पुट किया जो कि होगा 22 माइनस बी। ठीक है, तो 22 माइनस बी, बी माइनस 2b माइनस 2 22 माइनस बी और बराबर 73। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? 22b माइनस का b स्क्वायर माइनस का 2b माइनस का 44 और प्लस का 2b बराबर 73। इस 2b से 2b कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस का 22b और प्लस का क्या आ जाएगा? 7 और 4 11, 4 और 3 7, 117। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप सोल्व कर लीजिए तो क्या करोगे आप सर? इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस का 13b माइनस का 9b प्लस का 117। तो b यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? b माइनस 13, और यहां से हम माइनस का 9 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? b माइनस 13। तो क्या वैल्यू चाहिए आपके पास में सर? b माइनस का 13 और b माइनस का 9, अर्थात b की वैल्यू क्या आई सर? b की वैल्यू या तो 13 या फिर 9 अपने पास में। ठीक है, कोई सी भी एक वैल्यू कंसीडर कर लो b की इसमें से, तो a की वैल्यू उस हिसाब से आ जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये हो गया आपका डायरेक्ट सोचने का तरीका। ठीक है, जो कि आपको प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट से यहाँ पे क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट इसने दिया हुआ है ना 77, तो 77 को हम ब्रेक करेंगे तो 11 गुना 7 होएगा, हमें पता है इस बात का। ठीक है, तो सर हमें पता है 11 और 7 दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, इससे नीचे ब्रेक कर नहीं सकते। इसका मतलब 2 वर्ष पूर्व एक की आयु 11 थी और एक की 7 थी, जब उनमें 2-2 जोड़ा हमने तो ऑटोमेटिक हमें 22 मिल गया। ठीक है साथियों, तो सोचने का आपके ऊपर है कैसे आप सोचते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड। ये एक दुकानदार 2 वस्तुएं ए और बी को बेचता है। ठीक है सर, वस्तु बी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य का 2 गुना है। ठीक है, ये है ए और ये है बी। ठीक है, इनके कॉस्ट प्राइस, अगर ए का कॉस्ट प्राइस 100 है तो बी का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा सर? बी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 200, क्योंकि वो बोल रहा है ऐसा वस्तु ए के क्रय मूल्य का 2 गुना है किसका? बी का क्रय मूल्य। ठीक है सर, ए को 10% लाभ पर, ए को 10% लाभ पर आपने बेचा तो 110 में बेचा। बी को कितने बेचा? बी को 20% लाभ पर, तो बी को बेचा आपने 240 में। ठीक है, अब देखो दोनों का सेलिंग प्राइस कितना आ गया सर? 350। दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है सर? 300। ठीक है, दोनों का कॉस्ट प्राइस 300 और दोनों का सेलिंग प्राइस 350। कुल प्रॉफिट कितने का हुआ सर? कुल प्रॉफिट हुआ 50 रुपए का। कितने पे? 300 पे। तो क्या वैल्यू आ जाएगी सर? वैल्यू आ जाएगी 16/2/3, अर्थात डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो शुद्ध लाभ उसने पूछा है, शुद्ध लाभ अपने पास में निकल कर आ गया। ये क्या हो गया अपना? ये हो गया सर नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट अपने पास आ गया। अगला सवाल देखिए साथियों, अगला जो सवाल है ये अच्छा सवाल है, ये वेन डायग्राम का सवाल है ये। ठीक है, समझते हैं। 100 छात्रों की एक कक्षा में से 25 छात्र, देखो सबसे पहले टोटल छात्र कितने हैं
तो टोटल छात्र है इसके अंदर 100, ठीक है। 25 छात्र कम से कम क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, 15 छात्र क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, 12 छात्र कम से कम फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। कितने गेम है? 3 गेम है, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। तो वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं 3 का। देखो ये क्रिकेट, ठीक है, ये फुटबॉल, ठीक है, और ये हो गया अपना हॉकी, ठीक है। इसके आगे लिख देता हूं क्रिकेट मानी C, फुटबॉल मानी F, हॉकी मानी H, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में। सबसे पहले ये देखो कि तीनों जो है, तीनों गेमों को खेलने वाले कितने छात्र हैं। तो सर ये बोल रहा है 10 छात्र सभी 3 खेल खेलते हैं, तो ये मैंने 10 लिख दिया यहां पर। देखो तीनों खेल खेलने वाले कहां पर आ गए? यहां पे आ गए, जहां पे तीनों हमारे कट हो रहे हैं और उनके बीच का सेंटर जो बन गया, ये वेन डायग्राम है ये। तो तीनों खेल खेलने वाले हो गए 10 छात्र, ठीक है सर। उसने बोला है 25 छात्र कम से कम क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले टोटल कितने हैं? 25। तो देखो 10 तो यहाँ पे आ ही गए, ये हो गए 15, यानी क्रिकेट और फुटबॉल वाले टोटल कितने हो गए? देखो 15 और 10 25, ये क्रिकेट और फुटबॉल का खांचा हो गया, ठीक है। वो बोल रहा है 15 छात्र कम से कम क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। क्रिकेट और हॉकी 15 की बात कर रहा है, ये 5 और लिख दूं मैं, 10 और 5 15, ये हो गए क्रिकेट और हॉकी, ठीक है सर। वो बोल रहा है अपने से फुटबॉल और हॉकी जो है वो कितने खेलते हैं? 12। ये फुटबॉल है, ये हॉकी है, 10 तो यहाँ पे है ही जो ऑलरेडी है, 12 है तो यानी कि 2 लिख दूं मैं यहाँ पर, ठीक है। तो फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले कितने हो गए? देखो ये वाला हिस्सा 12, ठीक है। ढंग से देख लो इसको, बिल्कुल एकदम इजी अप्रोच है ये। अब उसने बोला है कि क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले छात्रों की संख्या है 50, 37 और 22, ठीक है। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? सर क्रिकेट खेलने वाले हैं 50, फुटबॉल खेलने वाले हैं 37 और हॉकी खेलने वाले कितने हैं? सर 22 है। तो इनको डिनोट कर देते हैं। देखिए क्रिकेट खेलने वाले कुल कितने हैं? 50। जो क्रिकेट खेल रहा है वो इसके अंदर सब आ गए, ठीक है। तो देखो 15 और 10 25 और 5 30, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी क्रिकेट वाले गोले में बने हुए हैं। देखो 15 10 और 5, यानी ये 30 लोग वो है जो ऑलरेडी क्रिकेट वाले गोले में बने हुए हैं। तो बचे कितने यहाँ पर? 20। ये 20 वो है जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, ये 20 वो है जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अब फुटबॉल की बात आती है। देखो 15 और 10 25 और 2 27, 27 लोग वो जो ऑलरेडी फुटबॉल वाले गोले में है। टोटल कितने? 37। तो 10 लोग वो बचे, 37 में 27 गया तो जो ओनली फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है सर। अब आती है हॉकी की बात। हॉकी के अंदर पहले से मौजूद है 10 और 5 15 और 2 17, यानी 22 में से 17 ऑलरेडी मौजूद है, यानी बचे कितने? 5 5 वो है जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं। आपको कोई सा भी रिजल्टेंट निकालने के लिए बोले आप निकाल सकते हो, भले आप कैलकुलेट कर लो, सारी वैल्यूज आपकी सही निकलती हुई आएगी अगर आपने फॉर्मेशन सही किया है तो, ठीक है। अब उसने क्या बोला है? टोटल कितने हैं? 100 है। अब उसने बोला है कि ऐसे छात्रों की संख्या कितनी जो इन तीनों में से कोई भी खेल नहीं खेलते। तो ये वो लोग हैं जो कोई ना कोई सा खेल खेल रहे हैं, गिन लो इनको। सर 20 और 15 35, 35 और 10 45, 45 और 5 50, 50 और 10 60, 60 और 2 62, 62 और 5 67, यानी 67 स्टूडेंट वो है जो कोई ना कोई सा खेल खेल रहे हैं। टोटल कितने हैं? 100। तो सर 100 माइनस 67 तो कितना आ गया? 33। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी सर 33 वो है जो कि कोई भी खेल नहीं खेलते, ठीक है। तो अगर ये आप सही ड्रॉ कर रहे हो तो आपका कोई सा भी सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। इसमें से कुछ भी पूछे आपसे वो आपसे बोल देता केवल फुटबॉल खेलने वाले बताओ तो बता देते, केवल क्रिकेट वाले बता देते, केवल हॉकी वाले बता देते, चाहे जैसे कंपैरिजन करवाए आप कर सकते। इज इट क्लियर? देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमुटेशन एवं कॉम्बिनेशन का, ठीक है। क्रमचय संचय टॉपिक का सवाल है और ये जो सवाल है ये सर्कुलर अरेंजमेंट का सवाल है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो। 5 व्यक्तियों के एक समूह को जिसमें से एक दंपति भी शामिल है, एक बैठक के लिए गोलमेज पर बैठते हैं, यानी गोलमेज का मतलब सर्कुलर जो टेबल है उस पर बैठते हैं, ठीक है सर। लीनियर अरेंजमेंट में और सर्कुलर अरेंजमेंट में फर्क होता है, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको स्पष्ट ये करना चाहता हूं कि ऐसा जो सवाल है ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज का जो आपका असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर है उसमें आई थिंक 2021 या 22 में आया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर लीनियर अरेंजमेंट की बात कर रहा था वो, लेकिन कुछ कुछ ऐसा ही था। तो आप जब भी पीवाईक्यू सोल्व करें तो थोड़ा दिमाग लगाकर सोल्व करें और उसके नियर बाई के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जरूर पकड़ें, ठीक है। हो सकता है अगली बार जो है वो किसी ना किसी रूप में आपके सामने आ जाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जब बात आती है, हमेशा ध्यान रखें राउंड टेबल कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो देखो आपको मैं डिफरेंस बता देता हूं। ये तो है हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट और ये है हमारा लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है साथियों, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं सिंपल टोटल नंबर ऑफ केस निकालने की, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने की। मैं ये नहीं देख रहा कि इसमें दंपति है क्या है, मैं बोल रहा हूं कितने हैं? 5 व्यक्ति है। अगर 5 व्यक्तियों को आपको सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठाना है तो आप कितने तरीकों से बिठा सकते हो? तो आपको क्या करना है? हमेशा करना है आपको n-1 फैक्टोरियल, अर्थात
5 माइनस 1 का फैक्टोरियल यानी कि क्या हो गया ये 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, यानी कि सर्कुलर अरेंजमेंट में 24 तरीके हो गए। अगर 5 लोगों को आपको अगर बिठाना है तो 24 तरीके से आप बिठा सकते हो, ठीक है सर। अगर लीनियर अरेंजमेंट की बात करें तो कितने बॉक्स बनेंगे सर, 5 बॉक्स बनेंगे, ठीक है। तो 5 लोगों को अगर आपको लीनियर अरेंजमेंट में बिठाना है तो कितने तरीकों से बिठा सकते हो सर, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 4 3 2 1 अर्थात 120 तरीकों, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ तरीके अगर निकालने के लिए पूछता वो सिंपली, तो सर्कुलर अरेंजमेंट में तो सर हो गए हमारे पास में 24 तरीके, लीनियर अरेंजमेंट में हो गए 120। मैंने इसमें बाकी कोई चीज कंसीडर नहीं करी कि कपल है, दंपति है, क्या है, कुछ नहीं जो है, नहीं। हमने सिंपल ये देखा है 5 व्यक्तियों की बात हो रही है, ठीक है सर। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। यहां पर तो कॉन्सेप्ट लगा आपके पास में n फैक्टोरियल का, यहां लगा n-1 फैक्टोरियल का। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से इनमें दृष्टिकोण बदलता रहता है, ठीक है। तो आप ऐसा ना समझे कि सर ने अगर ये बोल दिया तो ये फाइनल है। ये मैंने एक नॉर्मल कंडीशन बताई है, दोनों में फर्क करके आपको बताया है, ठीक है, कि सर्कुलर अरेंजमेंट और लीनियर अरेंजमेंट में अगर बेसिक की बात करें तो वो ये चलता है, ठीक है। अब इनको यूज करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप जब यूज करोगे तब आपको पता चलेगा। उसने बोला है कि एक दंपति भी शामिल है, ऐसे तरीकों की कुल संख्या कितनी है जिनमें बैठने की व्यवस्था ऐसे की जा सके कि दंपति एक दूसरे के बगल में ना बैठे, यानी दंपति को आपको साथ में नहीं बिठाना है, ऐसे केसेस आपको बताने हैं। तो भाई आप क्या कीजिए, जब भी ऐसा केस हो, यानी नोट टुगेदर का जब केस हो, यानी नोट टुगेदर का अगर केस हो, तो साथियों आप क्या कीजिए, टोटल जो केसेज है पॉसिबल उसमें से घटा दीजिए टुगेदर वाले केसेज, ठीक है। यानी टोटल जो केसेज है उनमें से क्या करिए आप कि कितने ऐसे केसेज है जिनमें उनको साथ बिठाया जा सकता है, उनको हटा दीजिए। जो केस बचेंगे वो क्या बचेंगे, नोट टुगेदर वाले बचेंगे। इजीएस्ट तरीका होता है ये सवाल को सोल्व करने, ठीक है। मामला किसका है, सर्कुलर टेबल का। सर्कुलर टेबल पे टोटल कितने हैं सर, टोटल अरेंजमेंट पॉसिबल है 24, 5 लोगों के, ठीक है सर। टुगेदर वाले कितने हैं, तो टुगेदर वाले देख लेते हैं। देखो इसमें फर्क आ जाएगा टुगेदर वाले में। जब बात आ रही है टुगेदर वाले की तो ये हो गया सर्कुलर अरेंजमेंट। साथ वाले में आपको पता है कि ये जो दंपति है, यानी दो जो गोले हैं ये हमेशा साथ में बैठेंगे। बैठ कैसे भी सकते हैं लेकिन बैठेंगे दोनों अगल बगल में ही ये, ठीक है। टुगेदर की बात कर रहा हूं मैं। बचे कितने सर, बचे हमारे पास में 3। तो आप देखो टोटल कितनी कंडीशन बनी इसमें सर, 1 2 3 4। ये जो अपन ने स्क्वायर बनाया है ना, इसके अंदर कौन बैठा है कौन नहीं बैठा उसको थोड़ी देर के लिए हटा के आप ये समझ लीजिए एक है ये, ठीक है। 1 2 3 4 कितने केस बने सर, इसके अंदर 4 की कंडीशन बनी। फॉर्मूला क्या लगेगा सर, फॉर्मूला लगेगा n-1 फैक्टोरियल, अर्थात 4 - 1 का फैक्टोरियल अर्थात 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, ठीक है सर। गुणा क्या करना होगा सर, ये जो दंपति है ये आपस में जो है ये भी तो स्थान इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, यानी इनके बीच भी तो अरेंजमेंट चलेगा। तो कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल यानी कि 12। यानी 12 केसेज वो है, 12 अरेंजमेंट वो है जिनमें कि ये क्या होंगे, साथ में बैठ सकते हैं। टोटल तो कितने हैं 24, और 12 अरेंजमेंट वो है जिनमें साथ में बैठ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है इसलिए, अदरवाइज आप देखते कर देते इसको तो कि सर मामला दंपति का है तो इसका मतलब ये 4 और सर्कुलर अरेंजमेंट है तो क्या होगा 3 फैक्टोरियल, और वो आपस में इंटरचेंज करेंगे, उसको 2 फैक्टोरियल से गुणा कर दो 12। यानी टुगेदर वाले केस कितने बने सर, इसके अंदर टुगेदर वाले जो केस है वो बने हमारे पास में 12। टोटल कितने हैं 24, तो नॉट टुगेदर वाले कितने हो गए सर, 24 - 12 अर्थात 12। यानी कि 12 अरेंजमेंट वो पॉसिबल है जिनके अंदर ये दोनों साथ में नहीं बैठेंगे, और 12 अरेंजमेंट वो पॉसिबल है जिनमें दोनों साथ में। ये केस किसका है, सर्कुलर अरेंजमेंट का केस। अगर इसी सवाल को, अगर साथियों आपको अगर इसी सवाल को इसमें करना होता लीनियर में, यानी लीनियर अरेंजमेंट में, तब क्या होता सर, उस स्थिति में नोट टुगेदर में क्या होता सर, जब हमें नोट टुगेदर अगर निकालना है लीनियर में तो क्या करते सर, हम टोटल माइनस टुगेदर कर देते, ठीक है सर। टोटल कितने हैं 120। टुगेदर वाले में क्या होता सर, टुगेदर वाले के अंदर कंडीशन बन जाती है इसके अंदर कि वो जो दोनों हैं उनको फिर से एक बॉक्स में लेते अपन, तो टुगेदर में क्या कंडीशन बनती, यहाँ पे बनते हैं सर 4 बॉक्स यानी 4 फैक्टोरियल, गुणा वो दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है सर। तो 2 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाता है ये 48। यानी कि साथ में बैठने वाले कितने पे केस पॉसिबल हो जाते हैं सर, 48। टोटल कितने हैं 120, तो नोट टुगेदर के कितने आ जाते हैं सर, नोट टुगेदर के आ जाते हैं 72 केस, ठीक है, 72 अरेंजमेंट। अगर बात करता वो लीनियर की, ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि लीनियर वाला टुगेदर वाला सवाल आया हुआ है, मैं सर्कुलर में पूछ लिया, और वो भी नोट टुगेदर वाला, यानी दोनों साथ में नहीं बैठे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए, पकड़िए, तभी काम बनेगा। लेकिन कॉन्सेप्चुअल और आपके फाउंडेशन में जो है मजबूती होनी चाहिए। आप क्वेश्चंस को रटेंगे
या फॉर्मूलाज को रटेंगे उससे कुछ नहीं होगा। मैं कोई भी क्वेश्चन जो है फॉर्मूले से सोल्व नहीं करवाना पसंद करता, ठीक है। मेरा इंटेंशन होता है, सिंपल सा इंटेंट होता है कि मैं आपका फाउंडेशन मजबूत करूं, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करूं, ठीक है। और आप तभी पास कर सकते हो एग्जाम को जब आपका फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट मजबूत हो, ठीक है। आपने भी देखा सीसेट 2026 का पेपर कैसा आया, ठीक है। मैंने खूब जो है गला फाड़ फाड़ के कहा था लाइव क्लासेस के दौरान, भाई बेसिक्स पे काम कर लो, फाउंडेशन पे काम कर लो, ठीक है। जिन्होंने काम किया उनको बहुत फायदा हुआ है, जिन्होंने नहीं किया उनको पता ही है क्या हुआ है फिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, और ये क्वेश्चन तो जो है आया हुआ है CAPF आई थिंक 21 या 22 में, कि एक अनगिनत सिक्के को 3 बार उछाला गया। जब 3 बार उछाला जाता है तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं? सर टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स बनते हैं हमारे पास में 8, जो कि मैंने आपको लिख के बताया था। 3 हेड, ठीक है, 2 हेड 1 टेल, ठीक है, हेड टेल हेड, ठीक है, फिर उसके बाद में टेल हेड हेड, ठीक है, फिर 3 टेल हो गए आपके पास में, ठीक है, 2 टेल हेड, फिर उसके बाद में टेल हेड टेल, ठीक है, और फिर उसके बाद में अपने पास में क्या केस बना? हेड टेल टेल। इस तरीके से ये 8 केस अपने पास में बनते हैं। उसने क्या बोला है कि ठीक 2 हेड प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ठीक 2 हेड यानी कि एग्जैक्टली 2 हेड ही चाहिए उसको, ठीक है। उसको जो है 3 भी नहीं चाहिए और 2 से कम भी नहीं चाहिए, या ना 3 चाहिए ना 1 चाहिए, उसको 2 ही चाहिए। 2 हेड किस किस में आ रहे हैं सर? 1, 2 और 3 केस, यानी टोटल नंबर ऑफ केस है 8, और 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर? 3/8। आंसर क्या आ जाएगा सर? डी ऑप्शन 3/8, ठीक है। अगर इसमें बोलता वो कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड, तो उस स्थिति में केस क्या होता? 4/8, यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 3 हेड वाला भी इंक्लूड हो जाता, कम से कम। उसने बोला ठीक 2 हेड, ठीक 2 हेड का मतलब है एग्जैक्टली, ठीक है। तो इन शब्दों को पकड़ना है। कम से कम का मतलब एटलीस्ट, ठीक है। तो इस बात को हमें ध्यान रख के चलना है।